29 अक्टूबर 2020 के द हिंदू एनालिसिस में मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मार्क ट्वेन ने कहा है, देयर इज नो सैडर साइट देन अ यंग पेसिमिस्ट। सैडर साइट का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज़ जिसको जब आप देखते हैं तो आपको दुख महसूस होता है, दुख लगता है। तो इससे बड़ी दुख की और कोई बात नहीं है जब हम किसी एक यंग व्यक्ति को देखते हैं और वो जो यंग व्यक्ति है, जो वो इंसान है, वो पेसिमिज्म यानी कि निराशावाद से भरा हुआ है। जब हम यंग होते हैं तब हमारा शरीर, हमारी एनर्जी का लेवल जो है वो एक अलग लेवल पर होता है। तो दिस इज़ द टाइम टू यूज़ इट, राइट। जब हमारे पास हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा जब हम हमारे पीक पर होते हैं, राइट, यूथ इज़ अबाउट बीइंग इन पीक। तो ये वक्त होता है कि आप राइट डिसीजंस लें, राइट एक्शंस लें, और जो भी करें मेक श्योर यू आर ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक, राइट। आशावाद, पॉजिटिविटी से चीज़ों को करें। नेगेटिविटी जो है वो बहुत ही नेचुरल चीज़ है। सबसे पहले आपके दिमाग में नेगेटिव विचार ही आएगा, एक्सेप्ट इट, और उसके बाद धीरे से उसको हटा दीजिए एंड थिंक पॉजिटिव एंड मेक श्योर कि डू एक्शन, राइट। कोई एक्शन आप लें, सिर्फ पॉजिटिव विचारों से कुछ नहीं होगा, एज वी नो। डियर फ्रेंड्स, अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी IQ लाया है एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स। सब्जेक्ट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। इस ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स के दूसरे भी इंटरेस्टिंग फीचर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, और इससे ज़्यादा जानकारी पाने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज़ डाउनलोड अवर मोबाइल एप्लीकेशन। आज के लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं टोटल 5 आर्टिकल्स। इसमें जो पहला आर्टिकल है, पहला आर्टिकल जो है टू टुगेदर, दिस वन इज़ अबाउट इंडिया एंड USA। फिर 2 आर्टिकल्स जो हैं, एक द हिंदू में से हैं और एक इंडियन एक्सप्रेस में से हैं। ये दोनों आर्टिकल्स जम्मू एंड कश्मीर के साथ जुड़े हुए हैं। और फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक्स। डीप फेक्स का क्या मतलब होता है और कितना डेंजरस ये डीप फेक्स हो सकता है और इसका राइट सॉल्यूशन क्या है। और लास्ट में बात करेंगे इंडो पैसिफिक और कोड के बारे में। वैसे हमने इस टॉपिक के बारे में काफ़ी बार डिस्कशन कर ली है, लेकिन आज की डिस्कशन जो है वो थोड़ी अलग है। हम इंडो पैसिफिक और क्वाड को कंपेयर करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट सॉल्यूशंस के ऊपर भी नज़र डालेंगे। टू टुगेदर, आपकी स्क्रीन के ऊपर 2 फ्लैग्स हैं, एज यू कैन सी, राइट। USA और इंडिया दोनों के बीच में 2+2 मीटिंग हुई, काफ़ी सक्सेसफुल मीटिंग हुई। और इसी के साथ साथ जो दोनों देशों के बीच में जो टाइज हैं उनका एक रिव्यू भी हो गया, एनुअल रिव्यू। एज वी ऑल नो डियर फ्रेंड्स के 3 नवंबर इलेक्शंस हैं, तो उससे पहले लगभग 1 हफ्ते पहले इस प्रकार की मीटिंग जो है इसका होना, इसका मतलब यह है कि दोनों देशों के बीच में रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी मजबूत हैं। फिर एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसका नाम है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जिसको हम कहते हैं बेका। ये जियो स्पेटियल कोऑपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट ऐसा था। टोटल USA और इंडिया के बीच में 3 एग्रीमेंट साइन होने वाले थे। इसमें से सबसे पहले हमने लिमाओ को साइन किया, लिमोआ, LEMOA। फिर कोमकासा, और लास्ट में आया बेका। बेका का फुल फॉर्म तो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इन दोनों के फुल फॉर्म्स बताइए, लिमाओ और कोमकासा। और सिर्फ फुल फॉर्म्स तक ही आपको लिमिटेड नहीं रहना है। मैं चाहता हूं कि आप लिमाओ के बारे में और कोमकासा के बारे में 2-2 लाइंस, 2-3 लाइंस कि इसका मतलब क्या है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, ऐसे कुछ बुलेट पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं। लेकिन ये आज के लिए आपकी रिसर्च टास्क है। एंड आई वॉन्ट एवरीवन, जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट हैं, जो सिर्फ कभी वीडियो देखते हैं, कभी नहीं देखते, कभी उनका मोटिवेशनल रहते हैं, कभी 3-4 दिनों तक वो कुछ पढ़ाई नहीं करते, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये बात नहीं है। आई एम श्योर आप रिसर्च नहीं करेंगे। तो ये शायद 2-3% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जेन्युइनली सिंसियर हैं अपने करियर को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर, तो उनके लिए ये रिसर्च टास्क है। और कुछ ऐसे नाम हैं जिनको मैं जानता हूँ, आप रेगुलर बेसिस पर
कमेंट्स करते हैं, कमेंट्स इन द सेंस आपका आंसर रहता है कमेंट सेक्शन में, तो आई नो यू गाइज, तो एटलीस्ट आपसे तो मैं ये एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ। ओके, तो ये रहा आपका टॉपिक। ओके, नाउ जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो बेका है ये लास्ट ऐसा एग्रीमेंट था, और इससे अब इंडियन और अमेरिकन डिफेंस फोर्सेस के बीच में जो एक इंटर ऑपरेबिलिटी है ये और ज़्यादा मजबूत होगी। दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। इसके अलावा दूसरे भी एरियाज़ हैं जिसमें दोनों देशों ने काफ़ी डिस्कशन की, और दोनों देश मिलकर एक दूसरे की मदद करने वाले हैं, एक दूसरे से सीखने वाले हैं, कोऑपरेट करने वाले हैं। तो इसमें है हेल्थ और कोविड-19 कोऑपरेशन। फिर यूएसए में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बिल्ड किया जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेस, साइबर स्पेस, काउंटर टेररिज्म, काउंटर नारकोटिक्स, ये कुछ दूसरे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें दोनों देश मिलकर काम करेंगे। दोनों देशों ने पाकिस्तान के बारे में ये कहा है कि पाकिस्तान को जल्द से जल्द अपने जो ये टेरर हब्स हैं या फिर क्रॉस बॉर्डर टेरर ग्रुप्स जो पाकिस्तान की ज़मीन पर हैं, तो इनको ख़त्म करना चाहिए, इनको बंद करना चाहिए। इसी के साथ जो 2008 का मुंबई अटैक था जिसको हम 26/11 कहते हैं, तो इसके परपिट्रेटर्स, इसमें जो शामिल लोग थे वे उरी हमले के जो परपिट्रेटर्स हैं, पठानकोट स्ट्राइक्स के जो परपिट्रेटर्स हैं, ये सारे लोगों को जल्द से जल्द आप कानून के कटघरे में खड़ा कीजिए और जस्टिस डिलीवर होना चाहिए, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। ये दोनों यूएसए और इंडिया ने मिलकर जॉइंट स्टेटमेंट में बात बताई है। फिर एक और चीज़ जिसकी बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है मीडिया में वो ये है कि माइक पोम्पियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि यूएसए के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं माइक पोम्पियो, उन्होंने हर एक इंटरेक्शन में बीजिंग का नाम लिया है, चाइना का नाम लिया है, और उन्होंने तो क्लियरली ये बात बताई है कि चाइना जो है, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी जो हैं, वो एक बहुत बड़ा भय है, एक बहुत बड़ा ख़तरा है। और फ्री वर्ल्ड यानी कि जो डेमोक्रेटिक देश हैं, लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं, उनको मिलकर एक फ्रंट तैयार करना होगा ताकि हम इस चाइना को, इस ड्रैगन को रोक सकें। माइक पोम्पियो साहब जो हैं भारत की यात्रा के बाद जाने वाले हैं श्रीलंका, इनफैक्ट वो जा चुके हैं, मालदीव्स जा चुके हैं, और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उन्होंने इंडोनेशिया की विज़िट भी ख़त्म कर ली है, राइट। तो यहाँ पर भी श्रीलंका में आपको हम्बनटोटा के बारे में पता है, मालदीव्स में जिस प्रकार से वहाँ पर उनकी सरकार के साथ मिलकर चाइना वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स कर रहा था। तो मालदीव्स और यूएसए, श्रीलंका यूएसए और इंडोनेशिया यूएसए के बीच में भी डिफेंस और सिक्योरिटी रिलेटेड टाइज जो हैं उसकी डिस्कशन हुई है। इसके अलावा चाइना के बारे में उन्होंने ये बताया कि चाइना बैड डील्स करता है, दूसरे देशों की सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभुता का उल्लंघन करता है, वायोलेशन करता है, और ज़मीन हो या फिर समुंदर, लॉलेसनेस। आपको पता है कि कैसे चाइना ने साउथ चाइना सी में जिस प्रकार का उनका मिसबिहेवियर रहता है, तो ये समंदर की बात होगी, एक एग्जांपल है। यहाँ पर हमें पता है एलओसी के ऊपर चाइना का मिसबिहेवियर क्या है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि यूएसए और इंडिया के बीच में जो रिलेशनशिप हैं ये पोल प्रूफ है। पोल प्रूफ का मतलब ये है कि चाहे बिडेन आए या फिर मिस्टर ट्रंप, रिलेशनशिप जो हैं दोनों देशों के मजबूत ही रहेंगे। एक और चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो मिस्टर पोम्पियो का जो स्टेटमेंट था चाइना को लेकर, जो एक एग्रेसिव स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, तो उसके ऊपर भारत ने एक चुप्पी रखी है, भारत ने एक साइलेंस मेंटेन किया है। हमारे जो एस जयशंकर साहब हैं वो उनके साथ साथ चाइना का नाम लेकर उनको ब्लेम नहीं कर रहे थे। इसका यही इशारा है कि भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करना चाहता है, रिटेन करना चाहता है। यानी कि हमारे प्रॉब्लम अगर चाइना के साथ हैं, भारत का अगर कोई ज़मीनी प्रॉब्लम, चाइना के बॉर्डर रिलेटेड प्रॉब्लम चाइना के साथ हैं, तो वो हम खुद दो देश मिलकर, इंडिया और चाइना मिलकर, एक दूसरे के साथ मिलकर बायलैटरल लेवल पर, द्विपक्षीय लेवल पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ताकि हम किसी भी देश की टीम, देखिए यूएसए और इंडिया के बीच में जो पार्टनरशिप है, तो इंडिया अपने आप को ऐसा नहीं देखता है कि हम यूएसए के एक साइड किक हैं। साइड किक का मतलब है कि हम उनके बहुत ही लेमन्स लैंग्वेज में बात करो तो हम उनके चमचे नहीं हैं। यू नो व्हाट आई मीन, कि ऐसा नहीं है कि आप हमारी चाइना को
कंट्रोल करने में मदद करोगे तो फिर हम आप जो कहेंगे वो करेंगे। ये भारत का लक्ष्य बिल्कुल नहीं है। भारत अपने आप को एक इंडिपेंडेंट और देश मानता है और हैं भी, और हम अपने आप को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी देना चाहता है कि हम जिससे चाहे वैसा रिलेशनशिप हम रखेंगे। आप कोई भी देश हमें नहीं कह पाएगा कि आप ये कीजिए वो कीजिए, यू नो व्हाट आई मीन। तो ये चीज़ भारत ने डिस्प्ले की है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको समझनी है। फिर बात करते हैं रियल एस्टेट के बारे में। अब जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी भारत का नागरिक जो है वो वहाँ पर ज़मीन खरीद सकता है। आज तक जम्मू एंड कश्मीर में ये सिचुएशन थी कि वहाँ के ही लोग जो हैं वो वहाँ पर ज़मीन खरीद सकते थे, और भले ही हमारे देश का पार्ट रहा लेकिन हम वहाँ पर ज़मीन खरीद नहीं सकते थे, और ये इस प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस थे। फिर एज वी ऑल नो 2019 में आर्टिकल 370-35A को हटाया गया, और उसके बाद ये एक चीज़ जो है वो पेंडिंग थी। तो अब ये रिस्ट्रिक्शंस हट गया है, तो फिर होगा ये कि बाहर का इन्वेस्टमेंट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में जाएगा, और जब इन्वेस्टमेंट जाएगा वहाँ पर जॉब्स जनरेट होगी, वहाँ पर नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, और सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, अलग अलग क्षेत्र में जॉब्स जनरेट होगी, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होगी, वहाँ के यंगस्टर्स को, वहाँ के लोगों को काम मिलेगा, और धीरे धीरे जो है वहाँ पर प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली आएगी। और ये चीज़ें जो हैं ये पीस के लिए, प्रोग्रेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखे गए हैं, जैसे कि एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में बात करें तो खेती बाड़ी की जो ज़मीन है ये आप नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपको इस्तेमाल करना है तो फिर आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की परमिशन चाहिए। तो इम्पॉसिबल नहीं रखा है, लेकिन इसमें थोड़ा एक आप कह सकते हैं थोड़े हर्डल्स रखे गए हैं, एंड आई थिंक दैट इज़ ओके, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी नेचुरल जगहें हैं। तो फिर लोग जो हैं कहीं पर भी कुछ भी करने लगे तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। खेती बाड़ी की ज़मीन को एक बार आप कॉमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं, उसके बाद वो फिर से उस पर खेती नहीं की जा सकती, राइट। वो चीज़ फॉर एवर एक बार चली गई तो चली गई, ऐसा है। तो ये एक अच्छा डिसीजन है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से आप परमिशन ले सकते हैं। तो इसमें एक दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट मुझे नज़र आ रहा है, दैट इज़ करप्शन। ये भी बढ़ सकता है, बट एनीवे ये एक पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। ओके इसके अलावा जो लद्दाख की बात करें तो ये भी हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। तो 30 अक्टूबर से पहले भारत सरकार यहाँ पर भी ऐसे कुछ बदलाव कर सकती हैं। और एक चीज़ है, भारत सरकार ने ये प्रॉमिस दी है कि यहाँ के जो लोग हैं, लद्दाख के लोग, उनकी लैंग्वेज, उनकी डेमोग्राफी, उनकी एथनिसिटी, उनकी ज़मीन, उनकी जॉब्स के साथ किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। किसी भी उनका जो जीवन है उसमें इंटरफियरेंस नहीं होगा, या फिर उनका जो कल्चर है उसको यहाँ पर तोड़ने की या फिर बर्बाद करने की कोई नेगेटिव बात नहीं है। पॉजिटिव बात यह है कि जैसे मैंने आपको बताया कि पीस, प्रॉस्पेरिटी, अपॉर्चुनिटीज़, ये सारी चीज़ें यहाँ के यंगस्टर्स को, यहाँ के लोगों को मिले। अब जम्मू एंड कश्मीर की एक चीज़ हमें समझनी है, वो ये है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वहाँ पर लोगों का पार्टिसिपेशन, डिसीजन मेकिंग में वहाँ के लोग जो हैं उनका पार्टिसिपेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ऑलरेडी ये बता दिया है कि सरकार ने ये जो डिसीजन लिया है इसकी वजह से बाहर के, यानी कि वहाँ पर एक और चीज़ है, राइट, जो मुझे समझ में नहीं आती है, मैं कॉम्प्रिहेंड इसको नहीं कर पाता हूँ कि अगर भारत के पूरा हमारा देश है, राइट, तो अगर ज़्यादातर भारत के लोग या फिर सभी भारत के लोग जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को भारत का पार्ट ही मानते हैं, तो फिर वहाँ पर अगर दूसरे स्टेट्स के लोग इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ के लोगों को क्या इश्यू हो सकता है। आई एम श्योर ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग वहाँ पर टूरिज़म के लिए जाते हैं, अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, तो बहुत ही अच्छी तरीके से ही वहाँ पर लोग जो हैं उनको ट्रीट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग बायस्ड हैं, लेकिन आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज़ कि ये क्यों हमेशा ये डिवीज़न की बात ही करती रहती है वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ की, या फिर एक शेड, जैसे एक अगर आप कोई टी शर्ट ख़रीदने के लिए जाएं तो आप कहें कि मुझे वाइट टी शर्ट चाहिए, तो आपको वाइट में भी बहुत सारे शेड्स मिलेंगे,
isn't it? डल वाइट एंड शाइनी वाइट एंड whatever, राइट? तो पूरी रेंज मिलेगी आपको. इन द सेम वे यहाँ पर आई एम नॉट सेइंग कि वो क्लियरली इस डिवीजन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो शेड्स हैं, क्या आप इन शेड्स को देख पा रहे हैं? इट्स मोर लाइक ए क्वेश्चन फॉर यू गाइज. मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि क्या आपको भी ऐसा ऑब्जर्वेशन है आपका कि वहाँ पर जब भी ऐसी बात आती है तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वहाँ की, कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि ये हमारा कल्चर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वहाँ बाहर के लोग आएंगे एंड दे विल डिस्ट्रॉय अस, एंड मीन्स हमेशा ऐसा एक भय फैलाने की कोशिश जो है. कुछ हुआ नहीं और उससे पहले नेगेटिव बातें. और यू नो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पीस, प्रॉस्पेरिटी, वहाँ पर जॉब्स हों. मीन्स स्विट्ज़रलैंड के साथ अगर मैं कहूँ कि स्विट्ज़रलैंड अच्छा है या फिर कश्मीर, तो सभी लोग यह कहेंगे कि स्विट्ज़रलैंड भी देखा नहीं है, कश्मीर भी देखा नहीं, लेकिन सुना है कि कश्मीर ज़्यादा ब्यूटीफुल है और फिल्मों में देखा है, पिक्चर्स देखे हैं, तो लगता है कि नहीं, जम्मू एंड कश्मीर जो हैं ये ज़्यादा खूबसूरत है. लेकिन घूमने के लिए लोगों को जाना है स्विट्ज़रलैंड. क्यों पता है? क्योंकि वहाँ पर आप जाएंगे तो आप किसी पहाड़ी पर भी अगर रहेंगे तो वहाँ पर आपको इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन मिलेगा 24/7. फिर गैस फैसिलिटी, वहाँ पर बहुत ठंड होती है तो हीटर्स और ये सारी चीज़ें यूज़ करने के लिए गैस की आवश्यकता होती है, कुकिंग गैस, और फिर ये हीटर का भी एक गैस अलग से आता है. तो ये सारी चीज़ें. और फिर अगर आप बाहर निकलते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी हैं, मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, रोपवेज हैं, राइट? तो ये सारी फैसिलिटीज़, और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग सिक्योरिटी. आपको ऐसा डर नहीं लगेगा कि आप कहीं पर पब्लिक प्लेस में हैं और वहाँ पर कहीं पर बम फट गया. तो क्या इससे अगर खूबसूरत लोकेशन हमारे देश में हैं तो सिक्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी, ये सारी चीज़ों के बिना वहाँ पर क्या हम लोगों को टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे? द आंसर इज़ नो. तो ये टॉपिक जो है, ऐसी डिस्कशन आई डोंट थिंक सो कि होती होगी. एनीवे, इंडियन एक्सप्रेस में जम्मू एंड कश्मीर रियलिटी. अब इस आर्टिकल में अभी तक जो हमने बात की, ऑफ कोर्स रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है. इसमें कुछ नए पॉइंट्स हैं. इसमें यह बात बताई है कि ऑलरेडी 23 पिटिशंस सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए गए हैं, और ये जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस 5 अगस्त 2019 को हटाया गया, तो इसको लेकर 23 पिटिशंस सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए गए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जो डिसीजन है ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है एंड थिंग्स लाइक दैट. तो यहाँ पर ये सलाह दी है कि सरकार को वेट एंड वॉच करने की आवश्यकता थी कि जब सुप्रीम कोर्ट इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कोई डिसीजन ले, उसके बाद ज़मीन खरीदने की परमिशन देने की आवश्यकता, मीन्स उतना वक्त की राह देखने की ज़रूरत थी गवर्नमेंट को. ऐसा इस आर्टिकल का कहना है. बट आई डोंट थिंक, द रीज़न आई डोंट थिंक इज़, अगर सरकार ने कोई डिसीजन लिया है और सरकार अगर इतनी कॉन्फिडेंट है तभी सरकार ने ये छूट दी होगी, इज़न्ट इट? तो ये भी एक एंगल है. अब देखते हैं, ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है तो उसका भी कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, बट उसके लिए तो हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, राइट? कि टेक्निकली अगर सरकार सही है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो सरकार ने कहा है वही चीज़ सरकार मीन्स सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि जो सरकार का डिसीजन है वो सही है. तो टेक्निकलिटी जो है वो चेक की जाएगी. In a place where people have to come to view the government's every action as an assault on their ethnic, political and religious identity, land rights take on huge significance. यहाँ पर भी देखिए एक ऐसी जगह की बात की है जहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट का डिसीजन जो है वो उनके एथनिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस आइडेंटिटी, लैंड राइट्स, ये सारी आइडेंटिटीज़ के ऊपर एक प्रहार माना जाता है. तो ज़मीन के साथ जुड़े हुए लॉज को चेंज करना जो है ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा. और यहाँ पर बात हो रही है डेमोग्राफी ऑफ JNK के बारे में. तो यस, वहाँ की जो डेमोग्राफी है, वहाँ का जो कल्चर है, ऐसा नहीं है कि बाहर के लोग वहाँ पर जाएंगे, बाहर यानी कि दूसरे स्टेट्स के लोग वहाँ पर जाएंगे. तो आई थिंक भारत का डेवलप जो एक सोने की चिड़िया जो हमारा देश हुआ करता था,
तो वन ऑफ द मेन रीज़न इज हमने हमेशा नए आइडियाज़ को एक्सेप्ट किया है। तो यही एटीट्यूड जो है वहाँ के लोगों को भी, खास करके पॉलिटिकल पार्टीज़ को दिखाना होगा। काउंटरिंग डीप फेक्स। अब डीप फेक्स का मतलब समझ लेते हैं। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन डियर फ्रेंड्स, ये देखिए व्लादिमीर पुतिन नज़र आ रहे हैं। लेट मी ज़ूम इट अप फॉर यू। तो पुतिन है और यहाँ पर ये ओरिजिनल है और यहाँ पर हो गया डीप फेक। तो पुतिन जैसा ही एक व्यक्ति क्रिएट कर लिया अपने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से, उनके जैसी ही आवाज़, ये सारी चीज़ें आज हो सकती हैं क्योंकि मीडिया जो है, ये मीडिया या फिर आप कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर की वजह से चीज़ें जो हैं ये डेमोक्रेटाइज हो चुकी हैं। मेरे पास कंप्यूटर हैं, आपके पास हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर ख़रीद ले तो आप जो चाहे ऐसी चीज़ें, अगर आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ले, देन यू कैन डू सो मेनी थिंग्स विद इट। आप किसी का फ़ोटो है उसके ऊपर कुछ भी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, वॉइस क्लिप बना सकते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन डू, इज़न्ट इट। ऑडियो वीडियो इमेजेस को मैनिपुलेट किया जा सकता है और यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ऐसे स्टेटमेंट्स इश्यू किए जाते हैं और इसकी वजह से प्रोपोगेंडा, डिसइंफॉर्मेशन स्प्रेड की जा सकती हैं और आप समझ सकते हैं कि इसकी इम्पैक्ट कितनी ज़्यादा हो सकती हैं। कुछ ऐसी साइट्स हैं, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर जो फिल्म एक्ट्रेसेस हैं या फिर कोई फेमस महिला हैं, तो उनका जो फेस है उसके डीप फेक्स क्रिएट किए जाते हैं और पोर्नोग्राफिक वीडियोस बनाए जाते हैं और फिर उनको स्प्रेड किया जाता है। जस्ट इमेजिन कि उनको, उनके बच्चों के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर क्या इम्पैक्ट होती होगी ऐसी बातों की, राइट। अगर छोटा सा बच्चा है, उसको पता चले कि उनकी जो माता हैं उनका इस प्रकार का पोर्नोग्राफिक वीडियो हर जगह पर घूम रहा है। आई एम सेइंग व्हेन आई से छोटा सा बच्चा, आई एम टॉकिंग अबाउट समवन हु इज़ अ टीनेजर। तो यू कैन इमेजिन कि उसके अपब्रिंगिंग के ऊपर, उसके साइकोलॉजी, वो हमेशा के लिए साइकोलॉजिकल स्कार्स उसके दिमाग में रह जाएंगे। फिर किसी पॉलिटिशियन का आपने बना लिया, जैसे कि व्लादिमीर पुतिन ये कह रहे हैं कि मैं तो ट्रंप को ये कर दूंगा, यूएसए के साथ इस प्रकार का बर्ताव हम करेंगे एंड थिंग्स लाइक दैट। तो दो देशों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप टूट सकते हैं, राइट। किसी रिलीजियस लीडर का आपने बना दिया और उसने कुछ कह दिया तो रायोट्स हो सकते हैं। तो ये जो डीप फेक्स हैं, ये जो डिजिटल फॉल्सिफिकेशन इससे किया जाता है, तो इससे इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस, बिजनेसेस और डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा नुकसान, इररिपेरेबल नुकसान जो है वो हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या कोई है? यस, इसका सॉल्यूशन ये है, इट इज़ मीडिया लिटरेसी। हर एक व्यक्ति, हम सब कंज्यूमर हैं मीडिया के, क्योंकि हम कंज्यूम करते हैं ये सारी चीज़ें। न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, एप्लीकेशंस में न्यूज़ अवेलेबल हैं। तो ये जो हम कंज्यूमर हैं, हमारे अंदर ये अवेयरनेस होनी चाहिए और मीडिया को लेकर बेसिक चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए। इसको लेकर एक प्रोफेशनल एजुकेशन या फिर एक छोटा सा प्रोग्राम होना चाहिए, यू नो, 1 महीना, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, समथिंग लाइक दैट। कि इसमें आपको ये सिखाया जाए कि फेक मीडिया और रियल मीडिया के बीच में क्या डिफरेंस होता है, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, रेफरेंस का मतलब क्या होता है, राइट, सोर्स का मतलब क्या होता है कि उन्होंने किस सोर्स से कलेक्ट किया है। बहुत बार ये एडवर्टीजमेंट में बताया जाता है कि रिसर्च के मुताबिक, लेकिन कौन सी रिसर्च, किसने ये रिसर्च की, किस इंस्टीट्यूशन में ये रिसर्च हुई, राइट, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, क्या आपने इसको पीयर रिव्यू किया है या नहीं। मैं अगर बता दूं कि रिसर्च के मुताबिक ये वो, तो ये कोई भी रिसर्च के मुताबिक ये फ्रेज का इस्तेमाल करके कुछ भी कह सकता है। दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, राइट। आपको रेफरेंस देना पड़ेगा कि आपने यहाँ पर इस किताब में ये चीज़ पढ़ी थी और उसके आधार पर आप ये बात कर रहे हैं। दिस इज़ हाउ इट शुड वर्क। तो मीडिया रेफरेंसेस जो हैं, एक मीडिया हाउस जो हैं, उनकी एक इमेज अच्छी है, बुरी है, दैट डिपेंड्स ऑन देयर क्वालिटी ऑफ रिसर्च, कि कहाँ पर उनके सोर्सेस किस प्रकार के हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो मीडिया लिटरेसी, अगर लोग ज़्यादा अवेयर होंगे, लोगों को पता चलने लगेगा कि ये सारी फेक न्यूज़ हैं, ये सारी गलत बातें हैं, प्रोपोगेंडा है, ये सारी चीज़ें, तब जाकर हम इस चीज़ को रोक पाएंगे। वरना इसने कहर मचाने की शुरुआत कर दी है। इसको आप कह सकते हैं, इसका एक शब्द है इन्फोडेमिक, जैसे हम पेंडेमिक कहते हैं, इस प्रकार से इन्फोडेमिक जो हैं ये रियल हैं।
द चैलेंजेस ऑफ वॉकिंग द इंडो पैसिफिक टॉक। इंडो पैसिफिक स्क्रीन के ऊपर ये पूरा रीजन है, तो इंडियन ओशन के ये सारे देश, अफ्रीकन कंट्रीज़ आ गए, वेस्ट एशिया आ गया, राइट, ईरान पाकिस्तान भी है, ऑफ कोर्स भारत है इसमें, और बाकी के ये सारे देश इसमें, यहाँ पर साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, रशिया भी आ गया इसमें, चाइना, राइट, ये सारे देश जो पूरा रीजन है, एक बहुत बड़े रीजन की बात है इंडो पैसिफिक की। क्वाड और इंडो पैसिफिक में ऑफ कोर्स डिफरेंस है। इंडो पैसिफिक जो है वो एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक विजन है, और क्वाड जो है ये एक मिलिट्री स्ट्रेटेजिक विजन है। अब क्वाड के मेंबर्स जो हैं उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर डिस्कशंस और इनिशियल स्टेजेस का एक माहौल हमें दिखाई दे रहा है। एंड मेन चीज़ जो है क्वाड की वो है फाइटिंग चाइना, या फिर चाइना के ऊपर एक कंट्रोल, चाइना को रोकना। चाइना अगर एग्रेसिव होता जा रहा है, एक्सपांशनिस्ट होता जा रहा है, तो क्वाड एक ऐसा ग्रुप है जो इसको रोकेगा, और इसमें बहुत सारे इंडो पैसिफिक देशों को भी वो ऑन बोर्ड ला सकता है। अब इंडो पैसिफिक के बारे में डियर फ्रेंड्स आप बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, क्वाड के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, तो मैं आपको ये सारी चीज़ें रिपीट करके बोर नहीं करना चाहता। मैं डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन के बारे में बात करता हूँ। देखिए, चाइना जो है उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चल रहा है, ये इकोनॉमिकल पॉइंट है, इज़न्ट इट? इकोनॉमी के साथ या फिर इकोनॉमिक्स के साथ जुड़ी हुई एक बात है। चाइना बहुत सारे देशों के साथ मिलकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है, और दूसरे देशों को भी ये प्रॉमिस की जा रही है कि आपका भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। भारत की बात करें तो भारत ने तो यहाँ पर इस रीजन का सबसे इम्पोर्टेंट एक एग्रीमेंट था, RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात थी, तो भारत ने इसको ज्वाइंट नहीं किया है। हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, USA, बांग्लादेश, मालदीव्स के साथ नहीं है। हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है साउथ कोरिया, आसियान देशों के साथ, जापान और श्रीलंका, इन देशों के साथ है। अगर आप चाइना को देखें तो चाइना का जापान के साथ, साउथ कोरिया के साथ बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। अब ये ट्राइलेटरल जापान साउथ कोरिया और चाइना मिलकर एक दूसरे के साथ बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं। USA को छोड़कर बाकी जनरली स्पीकिंग सारे देशों के साथ चाइना का इस रीजन में इम्पोर्टेंट देशों की बात है, उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो इकोनॉमी इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस के तौर पर काम करेगा। आप क्वाड बना ले, आप इंडो पैसिफिक में नया विजन डाल दे, ये सारी चीज़ें करें, लेकिन अगर आप ग्रास रूट लेवल पर देशों के साथ इकोनॉमिकली टाइड अप नहीं है तो फिर आपका जो वेट है वो उतना ज़्यादा नहीं दिखेगा। कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था, इज़न्ट इट, कि जापान और इंडिया के बीच में पार्टनरशिप सही है, लेकिन जापान अपना ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का रिलेशनशिप चाइना के साथ कभी नहीं बिगाड़ेगा। तो यहाँ पर भी इस आर्टिकल में भी इसका जो मेन कोर है वो यही है कि अगर हमें इस रीजन में अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करना है, हमारा वेट गेन करना है, तो फिर हमें इकोनॉमिक लेवल पर ये सारे देशों के साथ एंगेज होना होगा। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कुछ न्यूज़ आइटम्स हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, मेक श्योर कि आप इनको PDF को डाउनलोड करने के बाद इनको थरोली पढ़ लें न्यूज़पेपर में से। एंड आई विल सी यू सून। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक और चीज़, आप कहते हैं कि ये एक दिन हम पीछे क्यों चल रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, द रियलिटी इज़ कि मैं अपना जो वर्क स्टेशन है इसको पूरा अपग्रेड कर रहा हूँ, राइट। बहुत सारी नई चीज़ें आएगी, एक अपग्रेड, एक मोर प्रोफेशनल स्टूडियो। मैं पिक्चर्स शेयर नहीं करूँगा, लेकिन आई एम क्रिएटिंग मोर, एक ऐसा एनवायरनमेंट में क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें मुझे और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिले, एक और ज़्यादा फोकस तरीके से मैं काम कर सकूँ। तो कुछ कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़, फर्नीचर और ये सारी इंटीरियर डेकोरेशन की चीज़ें चल रही हैं, तो इसकी वजह से एक पूरा दिन ऐसा था कि मैं रिकॉर्ड ना कर पाऊँ, ऐसी सिचुएशन थी बिकॉज ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन नॉइस। तो थोड़ा पीछे चल रहा हूँ, लेकिन मेरी कोशिश पूरी है कि कल, यानी कि सैटरडे है आज, मैं जब आप ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इट इज़ फ्राइडे, तो यही कोशिश है कि सैटरडे कल सुबह अर्ली मॉर्निंग से 5:30-6 बजे से आपको एक के बाद एक मेरे 4-5 लेक्चर्स मिल जाए, ताकि कल से हम अप टू डेट हो जाए और मंडे से हम फ्रेश स्टार्ट करें। दैट्स द प्लान। तो दिस इज़ द थिंग। ओके, दैट्स एवरीथिंग। एंजॉय योर स्टडीज़। जय हिंद।